व्यवस्था को बदल देती है, वो हमने पहले भी देखा, वही काम वो वहां कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुखवा गांव के लोगों से भी मिले पीएम। स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री के सामने रासो तांदी नृत्य किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी आम लोगों के साथ झूमते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की कि भाई कितने टूरिस्ट स्पॉट है, कहां कहां विकास की संभावनाएं बताओ। किस तरह से उत्तराखंड में 12 महीने टूरिज्म इंडस्ट्री गुलजार रहे, इसके बारे में जानकारी ली। इससे पहले हर्षिल घाटी में पीएम मोदी ने बाइक और ट्रैक रैली को भी हरी झंडी दी। इसका मकसद स्थानीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देना, यानी पीएम अपने छोटे से दौरे से सनातन के प्रति अपना समर्पण दिखा तो रहे, वहीं साथ में विकास कैसे हो, लोगों के लिए रोजगार कैसे बढ़े, कैसे वो गांव जो भुला दिए गए वहां भी लोग पहुंचे, उसकी भी उन्होंने बात। उत्तराखंड दौरे पर पीएम मोदी ने कैसे 360 डिग्री अप्रोच की बात की, जरा उसको भी एक बार सुनिए। उत्तराखंड सरकार का 12 मासी पर्यटन का विजन, 365 दिन के पर्यटन का विजन लोगों को दिव्य अनुभूतियों से जुड़ने का अवसर देगा। 360 डिग्री अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा, हर स्तर पर काम करना होगा। इसके यहाँ साल भर उपलब्ध रहने वाले रोजगार के अवसर विकसित होंगे। इसका बड़ा फायदा उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को होगा। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में कोई चुनाव नहीं है, ना ही कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है। इसके बावजूद पीएम मोदी उत्तराखंड गए, उसकी वजह उत्तराखंड को लेकर पीएम मोदी का विजन। प्रधानमंत्री मोदी लगातार भारत में पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं और जहां भी पीएम मोदी जाते हैं उस जगह पर लोगों का ध्यान जाता है। आप लक्षद्वीप को ही देखिए, जहां पीएम मोदी की एक तस्वीर ने ही टूरिज्म को गजब बूस्ट दे दी। आप द्वारका को देखिए, जहां पीएम मोदी ने समुद्र में गोते क्या लगाए, उसके बाद द्वारका जाने वालों की संख्या जबरदस्त बढ़ गई। इसी तरह से पीएम मोदी मां गंगा के मायके यानी मुखवा गांव पहुंचे हैं, जिसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं। लेकिन अब पीएम मोदी के आने के बाद तय है कि मुखवा गांव आने वालों की संख्या बढ़ेगी, उत्तराखंड जाने वालों की संख्या बढ़ेगी। पीएम मोदी ने आज उत्तराखंड के लिए अपना एजेंडा भी साफ कर दिया, जिसके मुताबिक उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन हो, कोई सीजन ऑफ सीजन नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन बने, 50 से ज्यादा वेडिंग डेस्टिनेशन तैयार होंगे। उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग को भी बढ़ावा दिया जाए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग उत्तराखंड आए, वहां मीटिंग वगैरह करें, साधु संत योग शिविर लगाएं, जो तप के लिए पर्यटन होता है उसको बढ़ावा मिले, यानी सर्दियों में धूप सेकने लोग उत्तराखंड आए और गर्मियों में आनंद लेने जाएं मौसम। यानी पीएम मोदी ने उत्तराखंड को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है और इसके लिए तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। उत्तराखंड में टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ेगा तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, ज्यादा सुविधाएं चाहिए होंगी, जिसे तैयार करने की शुरुआत हो गई। कल ही केंद्र सरकार ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, यानी अब केदारनाथ तक आप रोपवे के जरिए चले जाइएगा, जिससे लोगों को आसानी हो। इसी के साथ हेमकुंड साहिब तक भी रोपवे प्रोजेक्ट बनाया जाए, यानी विरासत भी और विकास भी। ये नारा उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री मोदी साफ तक कर। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक होगा। करीब 13 किलोमीटर का रास्ता रोपवे से तय होगा। सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारनाथ में स्टेशन बनेंगे और इसकी लागत 4081 करोड़ रुपए आई। अगले 6 साल में यह बनकर तैयार हो जाएगा और बनने के बाद हर घंटे 1800 यात्री इसमें सफर कर सकेंगे। रोपवे से केदारनाथ धाम तक मात्र 36 मिनट में आप पहुंच जाइएगा। अभी सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने में 9 घंटे लगते हैं। आप सोचिए, 9 घंटे का काम मात्र आधे घंटे में होगा, तो कितने ज्यादा लोग जा पाएंगे, कितना वहां पर्यटन बढ़ेगा, कितना सनातनी वहां पहुंच पाएंगे, ईश्वर से जुड़ पाएंगे। हेमकुंड साहिब में रोपवे 14.4 किलोमीटर लंबा होगा। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक जाएगा। इसकी लागत 2730 करोड़ रुपए है। प्रति घंटे 1100 यात्रियों की इसकी क्षमता होगी। ये दोनों रोपवे प्रोजेक्ट बनने के बाद केदारनाथ और हेमकुंड साहिब तक 12 महीनों लोग जा सकेंगे। इससे यात्रियों को फायदा होगा, समय की बचत होगी और जो बूढ़े बुजुर्ग यात्री हैं उनको भी सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड को लेकर पीएम मोदी बड़े बड़े प्लान बना। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि ये दशक उत्तराखंड का है। उत्तराखंड से पीएम मोदी के विशेष लगाव को इस चीज से भी समझ सकते हैं कि उत्तराखंड ही वो पहला राज्य है जहां पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू।
और इसी वजह से पीएम मोदी वहां के सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीठ भी थपथपा रहे हैं। उनको छोटा भाई कह रहे हैं। भाई लगातार पीएम मोदी सीएम धामी की तारीफ कर रहे हैं। सीएम धामी की भी बात है कि ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आते हैं, लेकिन धड़ाधड़ फैसले लेते हैं, कड़े फैसले लेते हैं, बड़े फैसले लेते हैं। भले कट्टरपंथी उछलते रह जाए, लेकिन सीएम धामी का हिसाब क्लियर है, करना है तो करना है। तो पीएम मोदी भी उनकी तारीफ कर रहे हैं कि मेरा छोटा भाई बढ़िया काम कर रहा है। सुनिएगा। यहाँ के ऊर्जावान मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो नेता है जो चुनाव हार गए, फिर भी पीएम मोदी का भरोसा उन पर बना रहा और वो सीएम की कुर्सी पर बने रहे। क्योंकि पीएम मोदी जानते हैं कि एक हार और जीत किसी नेता की तकदीर तय नहीं करती, उसकी मेहनत को कम नहीं कर सकती। और पीएम मोदी ने पुष्कर सिंह धामी पर जो भरोसा जताया, उस पर वो खरे उतरते दिख रहे हैं। एक बार पुष्कर सिंह धामी को सुनिए, फिर पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर उन्होंने क्या कहा ये भी बताऊंगा, और बाबा बागेश्वर कैसे औरंगजेब प्रेमियों पर बरस रहे हैं उसकी भी तस्वीर। सदियों बाद भारत को फिर से विश्व में मान दिलाया है। सदियों बाद भारत को फिर से विश्व में मान दिलाया है। एकता और अखंडता का फिर से दीप जलाया है। जिसने अपनी निष्ठा से एक स्वर्णिम भारत बनाया है, मोदी जी के रूप में हमने एक देवदूत को पाया है। मोदी जी के रूप में हमने एक देवदूत को पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी देश को विकास के रोपवे पर तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। उनका मॉडल क्लियर है, विकास भी सनातन। यही बात विपक्ष के नेता को पसंद नहीं आई और पीएम मोदी से उनकी चिढ़ का लेवल इतना बढ़ गया है कि अब कुछ लोग औरंगजेब को विकास पुरुष बताने लगे। आरजेडी के नेता को सुनिए क्या कह रहे हैं वो औरंगजेब को लेकर। मैं बताऊंगा कि औरंगजेब के फैन क्लब में और कौन कौन शामिल हो गया, बागेश्वर बाबा कैसे भड़के हुए हैं, और औरंगजेब की इकोनॉमी की बड़ी बात हो रही है। औरंगजेब ने भारत को सोने की चिड़िया बना दिया, उसकी भी सच्चाई आज आपको बताऊंगा। कई उनके बारे में बहुत सारे वैसा ईमानदार शासक कोई नहीं हुआ, और कई इतिहासकारों ने उनकी शिकायत भी की है तो उनमें कुछ बहुत सारी कमियां भी थी। तो हम लोग इतिहास के तो छात्र है नहीं कि कुछ उस पर विशेष अध्ययन कर करके या बता सके कि ईमानदार कितने थे और अच्छाई कितनी थी और कमियां कितनी थी। और शासक लोग को देख रहे हैं, जो मुझे लगता है कि उनके बारे में जब इतिहास लिखा जाएगा तो उससे कई गुना ज्यादा बुराई लिखा जाएगा। ये आरजेडी के नेता हैं, कह रहे हैं कि जब आज के नेताओं का हिसाब लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा, तो नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है। तो कह रहे हैं औरंगजेब से भी घटिया इतिहास होगा। ये इन लोगों की नफरत का लेवल है। कह रहे इतिहास हम लोग जानते नहीं है, क्या बोले कैसे। अभी पूछिए इनसे आरएसएस का इतिहास, जो अलाय बलाय को लिखा मिला होगा व्हाट्सएप पे, सब जो है उल्टी कर देंगे। ये आरएसएस तो ऐसी की आरएसएस तो ऐसी, तब इनको इतिहास का ज्ञान जो है वो पूरा हो जाता है। औरंगजेब का गुणगान करने वालों के चेहरे धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं। मशहूर शायर हुआ करते थे भाई साहब मुनव्वर राणा, उनके बेटे तबरेज राणा भी औरंगजेब को बचाने निकले। तबरेज राणा ने कहा कि औरंगजेब ने 48 साल तक हुकूमत की थी, अगर वो आतंकी होता तो हिंदुओं और मंदिरों का नामो निशान मिट गया। औरंगजेब जो चाहता वो कर सकता। सुनिए तबरेज राणा का लॉजिक। 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता, रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते? 48 साल में यहाँ 10 साल की हुकूमत नहीं है, कितनी जगह बुलडोजर चल गया, उसे 48 साल का वक्त मिला था। तब ना आप थे ना सोशल मीडिया थी, वो जो चाहता था नामो निशान करता। अगर वो इतना आतंकी होता तो। कुछ लोगों के पास एक चीज की बड़ी कमी, वो चीज वैसे तो